राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है मन मुटाओ। पारुल की सास अस्पताल में भर्ती थी। उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल पारुल के मायके के पास था और पारुल के घर से काफी दूर पड़ता था। पारुल अपनी सास की इकलौती बहू थी। अस्पताल और घर के चक्कर लगाने की वजह से पारुल को बहुत परेशानी हो रही थी। वो सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पति के हाथों अस्पताल भिजवाती थी। उसके बाद घर के सारा काम निपटाती थी। उसके बाद सास का अलग खाना बनाती थी और उसे लेकर वो खुद अस्पताल जाती थी, क्योंकि उसका पति नाश्ता देकर ऑफिस चला गया होता था और अस्पताल में सास को दोपहर का खाना देने के बाद घर जाकर दोबारा खाना बनाने का टाइम नहीं होता था। बच्चों की छुट्टियां भी इसी वक्त होती थी। वो अपने पति को भी लंच नहीं दे पा रही थी। बच्चे और वो भी 2 दिनों से खाना ऑर्डर करके खा रहे थे। दोपहर का खाना बाहर से खाने के बाद वो बच्चों का होमवर्क और बाकी का काम करती थी और फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। शुक्र था कि रात को डॉक्टर ने रोटी सब्जी ही बोली थी, इसलिए उसे 2 तरह के खाने का बिल्कुल झंझट नहीं था। इसलिए वो आराम से रात का खाना बना लेती थी। लेकिन फिर उसे खाना लेकर अस्पताल जाना होता था, जहां पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि उसका पति अस्पताल में ही रुकता था और वो उन्हें खाना देकर घर आती थी और सुबह फिर उसका पति अस्पताल से घर आता था और नाश्ता लेकर जाता था और उधर से ही ऑफिस चला जाता था। अस्पताल और घर की दूरी बहुत अधिक होने के कारण पारुल को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसके साथ ही पारुल उसके पति और उसके बच्चों को दोपहर का खाना रोज बाहर से ऑर्डर करके खाना पड़ता था। लेकिन कोई बाहर का खाना कितने दिन तक खा सकता है। पारुल का मायका अस्पताल के बिल्कुल करीब था, तो पारुल की माँ ने बोला, तुझे बहुत अधिक परेशानी हो गई है और तू बाहर का खाना कितने दिनों तक खाएगी। चल, तेरा और दामाद जी का तो चल भी जाएगा, पर बच्चों का रोज रोज बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। एक काम कर, तू दोपहर में जब अपनी सास के लिए खिचड़ी लेकर जाती है, उसके बाद तू अपने घर ना जाकर यहीं पर आ जाया कर और बच्चों की स्कूल बस को भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर छोड़ने के लिए बोल दे, तो तू अपना और बच्चे का खाना यहीं पर आके खा लिया करना और तुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। मैं बहू से बोलकर दोपहर में तेरा और बच्चों का खाना बनवा दिया करूंगी। इस पर पारुल ने बोला, नहीं माँ, भाभी परेशान हो जाएगी। मैं अपनी परेशानी उनके सर पर क्यों डालूं। जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो सब ठीक ही हो जाएगा। इस पर माँ ने बोला, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। अगर तू ही ठीक नहीं रहेगी तो बाकियों का ख्याल कैसे रखेगी और भाभी क्यों परेशान हो जाएगी। रोज तो खाना बनाती ही है, अगर उसमें तेरा और दोनों बच्चों का खाना बढ़ जाता है तो कौन सा उसे अलग से मेहनत करनी है। और बर्तन धोने के लिए काम वाली तो है ही, बस थोड़ा खाना ही तो अधिक बनाना है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू आ जाया कर। इतना मत सोच, तुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतनी दूर दौरा भागी कर रही है, यहाँ थोड़ा आराम करके आराम से शाम को घर जाया कर। माँ के कहने पर पारुल दोपहर में मायके पहुँच गई और दोनों बच्चों को भी वहीं बुला लिया। भाभी ने सबका खाना बना दिया था। 1-2 दिन तो भाभी ने खाना बनाकर खिला दिया था और तीसरे दिन भाभी ने हल्ला करना शुरू कर दिया।
बोला उनकी सास बीमार है तो मैं क्या करूं, मैंने उनका ठेका थोड़ी न लेके रखा है। मैं अपने घर के काम निपटाऊं या उनके ससुराल के काम निपटाऊं, मेरी भी अपनी जिंदगी है, आपकी बेटी है। आप जानिए, मेरे से ऐसी उम्मीद मत कीजिए कि मैं इतना काम करने वाली नहीं हूँ। ये सब बातें भाभी ने पारुल के सामने ही बोल दी। पारुल को बहुत बुरा लगा। उसने माँ से बोला, माँ, भाभी ठीक ही कह रही है, मैं मेरे घर से ही आज जाकर काम कर लूंगी। बस 2-4 दिनों की बात है, फिर तो मम्मी जी घर पे आ ही जाएंगी। पारुल के भाई ने सुना तो उसे लगा कि कहीं पारुल बुरा ना मान जाए, इसलिए उसने पारुल को समझाया, देखो पारुल, तुझे तो पता ही है घर की औरतों को कितना काम होता है, और ऊपर से किसी और का अतिरिक्त काम बढ़ जाना तो कोई भी औरत चिढ़ ही जाएगी। इसलिए आज तेरी भाभी ने थोड़े कड़े शब्द बोल दिए तो उसे दिल पर मत लगाना, पर सच्चाई ये है कि तेरी भाभी को बहुत काम रहता है और वो परेशान हो जाती है। ऊपर से अतिरिक्त काम का बोझ वो सह नहीं पा रही है। तू ऐसा मत सोचना कि तेरे आने से हमें कोई दिक्कत है, पर मेरी पत्नी यानी कि तेरी भाभी जो भी कह रही है वो गलत नहीं है। माँ ने ये निर्णय लेने से पहले हमसे या मेरी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा। आखिर तेरी भाभी भी तो थक जाती है, उसे भी तो आराम की जरूरत है। भाई ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पारुल को समझाने की कोशिश की। पारुल ने बोला, हाँ भैया, मैं समझ रही हूँ, मैं तो माँ को मना कर रही थी, पर माँ ने ही जबरदस्ती की। मुझे पता है घर के काम करने में बहुत थकान होती है और मैं अपना अतिरिक्त बोझ भाभी पर क्यों डालूं। चलो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर रात के खाने की तैयारी करनी है। वो तो मम्मी ने कहा था कि दोपहर में जब तू खिचड़ी देने अपनी सास के पास जाया कर तो इधर यहाँ आ जाया कर, इसलिए मैं आ गई थी। चलो कल से मैं नहीं आ रही, तुम लोग चिंता ना करो, वैसे भी 2-4 दिन की बात है। ये बोलते बोलते पारुल की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, अपनी माँ के कहने पर आई थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई भाभी इस तरह से उसकी बेइज्जती कर देंगे, पर वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। पर लाख रोकने पर भी आंखों में आंसू आ ही गए। पारुल की माँ इतनी देर से ये सब सुन रही थी और अब पारुल की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो जोर से चिल्लाई, वाह बेटा, क्या बात कही तुमने, और बहू ने शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए। आज से 8 साल पहले जब तेरे जुड़वा बच्चे हुए थे और बहू की डिलीवरी जिस अस्पताल में हुई थी वो तेरे घर के बहुत दूर था और पारुल के ससुराल के पास था। पारुल ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली थी। तेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, बहू 4-5 दिनों तक अस्पताल में ही थी। पारुल ने तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी। उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली। वो तीनों टाइम का नाश्ता और खाना लेकर समय पर आ जाती थी। तेरे बच्चों को भी संभाल लेती थी, तेरी बीबी का भी ख्याल रख लेती थी। मुझे उसने अस्पताल में रहने नहीं दिया और तुझे भी अपने घर में रखा। तू भी उसके घर में जाकर नाश्ता और खाना करता था। पारुल की इसी सास ने कितने प्यार से तेरी बीबी के लिए गोंद के लड्डू, पंजीरी आदि बनाकर दिए थे और ढेर सारे मेवे भूनकर दिए थे कि जुड़वा बच्चे हो गए हैं, बहू को जरूरत होगी, उसका शरीर मजबूत रहना जरूरी है। आपको घर जाकर ये सब बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2 बच्चों को संभालना
आसान काम नहीं है। मैंने कितना मना किया था, फिर भी उन्होंने ढेर सारा मेवा और मिठाई बना के दी थी, जिसकी उस वक्त तेरी बीबी को बहुत जरूरी थी। तेरी बीबी उनकी क्या लगती थी, या तेरे बच्चे उनके क्या लगते थे? और उन्होंने तो रिश्तेदार समझकर अपना फर्ज निभाया था। और उस वक्त तो पारुल ने नहीं सोचा कि तुम दोनों की वजह से उसे अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ गया है। उसने तो तुम दोनों के लिए अपना दिन रात एक कर दिया था, और आज जब पारुल को जरूरत पड़ी है तो तुम लोग स्वार्थी बन रहे हो, और स्वार्थी के साथ साथ पारुल का अपमान करने पर उतारू हो गए हो। उस बहन का अपमान जिसने हर कदम पर तेरा और तेरी बीबी का साथ दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? और हाँ, कान खोल के सुन लो, ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। पारुल यही रहेगी जब तक उसकी सास अस्पताल में है। ये अपने घर नहीं जाएगी, और यहीं से वो अस्पताल जाएगी अपनी सास के लिए खाना लेकर। पहले तो सिर्फ दोपहर के खाने की बात थी, अब तीनों वक्त का खाना यहीं बनेगा, और वो यहीं पर शिफ्ट हो जाएगी अपने बच्चों के साथ। जब तक उसकी सास अस्पताल में है, तुम लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन इस घर में रहना है तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही होगा। इस पर पारुल की भाभी ने बोला, तो मम्मी जी आप भी सुन लीजिए, पारुल दीदी ने हमारे लिए क्या किया है। इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे, पर ये उनका फर्ज था, क्योंकि वो बच्चों की इकलौती बुआ है, और हर बुआ अपने भतीजे भतीजी के लिए करती ही है। मैंने भी अपने भतीजी के लिए किया है, तो मैं वहाँ जाके रह रही हूँ क्या? लेकिन कोई अपनी ननद की सास के लिए अपने काम की जिम्मेदारी नहीं बढ़ाता, और मैं भी नहीं करने वाली कोई भी काम। तो आपको जो करना है कर लीजिए, मेरे से ये सब नहीं होने वाला। और पारुल दीदी ने जो भी हमारे लिए किया, यदि हमें पता होता कि इतने साल बाद वो इसका एहसान जताएगी, तो हमने उनकी कोई मदद नहीं ली होती। इनका अच्छा है पहले मदद करो, बाद में एहसान भी जता दो। वह भाई, हमने तो नहीं बोला था पारुल दीदी को ये सब करने के लिए, उन्होंने अपने मन से किया था। अब तो पारुल की माँ का गुस्सा और अधिक बढ़ चुका था। पारुल को समझ में आने लगा था कि बात बिगड़ने लगी है, तो उसने माँ से बोला, माँ क्यों परेशान हो रही हो? जैसे इतने दिन निकल गए, 3-4 दिन और निकल जाएंगे। मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरी वजह से आपस में लड़ाई मत करो। यदि मुझे पता होता इतना बवाल हो जाएगा तो मैं कभी आती ही नहीं। इस पर माँ ने बोला, नहीं, अब तो तू यहीं रहेगी। मेरी बहू ने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है, क्योंकि मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी बना के रखा है। पर वो भूल रही है कि इस घर की मालकिन आज भी मैं ही हूँ, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। उसकी बकवास बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके मायके वालों ने उसका अपना बच्चा होने पर झांकना तक जरूरी नहीं समझा था, सीधा उसके पहले बर्थडे पर आए थे। उनके लिए तो हर वक्त एक टांग पर खड़ी रहती है, और जिस ननद ने हर मुश्किल में इसका साथ दिया, आज वो ननद इसको भारी लग रही है, क्योंकि आज उसे दिक्कत है। इसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को इस घर की मालकिन समझने की? एक बात कान खोल के सुन लो बहू, ये घर पारुल के पिताजी ने बनवाया है, और इस घर पर पारुल का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का। तो पारुल को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है इस घर में रहने के लिए।
इस घर की 50% हिस्सेदारी पारुल की है और यदि मैं चाहूँ तो 100% हिस्सेदारी हो जाएगी, क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है। तो तू मेरे से मत उलझो। इस पर पारुल की भाभी ने बोला, अच्छा माँ जी, आपने यहाँ तक सोच लिया है तो ठीक है, फिर आगे के सारे काम भी अपनी बेटी से करवा लीजिएगा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। पारुल को समझ में आ चुका था कि बात बहुत बढ़ गई है। वो अपनी माँ को शांत कराने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसकी माँ शांत होने वाली नहीं थी। उसने पारुल से बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं इन लोगों की इनकी औकात दिखा के रहूंगी। इन लोगों ने समझ क्या रखा है, बेटा बहू है तो क्या हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। हाँ, क्या बोला बहू तुमने? अपने आगे के सारे काम मैं पारुल से करवा लूं, वो तो वैसे भी करेगी, क्योंकि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही। देख ली तुम्हारी औकात। और हाँ, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और इस घर से बाहर निकलो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर पारुल के भैया भाभी और पारुल हैरान हो गए कि माँ ऐसे कैसे बोल सकती है। पर पारुल की भाभी तो इकलौती बहू के गुमान में थी और खुद को घर की मालकिन मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि माँ गुस्से में ऐसा बोल रही है, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने फिर अपना ताव दिखाया और बोला, अच्छा माँ जी, तो आप अपना क्रियाक्रम भी पारुल दीदी से ही करवा लीजिएगा, हमसे या मेरे पति से कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब तो बहू ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसे सुनकर पारुल को भी बहुत गुस्सा आया और पारुल ने बोला, भाभी अपनी जबान संभाल के बात करो। इस पर भाभी ने बोला, तुम हमारे घर के बीच में मत पड़ो। अब तो पारुल की माँ को समझ में आ चुका था कि उसकी बहू निरंकुश हो चुकी है और उसे इस बात का बहुत गुमान है कि वो उसकी इकलौती बहू है। पारुल की माँ ने बोला, ठीक है, अभी अपना बोरिया बिस्तर समेट और मेरे घर से बाहर निकल। और हाँ, मेरे क्रियाक्रम की चिंता करने की तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं इसका बोझ पारुल के ऊपर डालूंगी, क्योंकि पारुल की कोई गलती नहीं है और ना उसने इस घर पर अपना हक जताया है। वो मेरी जिद है और तुम इस गुमान में मत रहना कि मेरा क्रियाक्रम नहीं होगा। क्या जिसका कोई नहीं होता उसका क्रियाक्रम नहीं होता? कभी सुना है कि किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है? अरे जिसका कोई नहीं होता सरकार उसका अंतिम संस्कार करवाती है। तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, आज तुमने अपनी असलियत जरूर दिखा दी। चलो, समय रहते तुम्हारी असलियत तो मुझे दिख गई। अब मेरे घर में तुम मुझे नहीं दिखनी चाहिए। तो तुरंत निकलो इस घर से और दोबारा कभी इस घर की ओर देखने की कोशिश मत करना। पारुल के भाई भाभी को ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि माँ डर जाएगी और अपना फैसला बदल देगी, पर यहाँ तो दाव उल्टा पड़ गया था। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि माँ से वो जितना उलझेगा उतना ही उनका नुकसान होगा। तो उन्होंने पारुल के ऊपर जोर से चिल्लाया कि तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया ना। यही तो तुम चाहती थी, इस घर पर कब्जा करना, जो तुमने आज कर लिया। पारुल और उसकी माँ इस बात पर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी पारुल का पति अंदर आ गया, जो कि बाहर काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था। और उसने बहुत जोर से चिल्लाकर पारुल के भाई से कहा,
हिम्मत कैसे हुई मेरी अर्धांगिनी से इस तरह से बात करने की? औकात में रहो, आगे कभी हिम्मत मत करना मेरी बीबी से ऊंची आवाज में बात करने की। मैं काफी देर से बाहर खड़ा था और तुम लोगों की बातें सुन रहा था और ये भी देख लिया कि कितने नीच सोच के हो तुम दोनों मियाँ बीबी। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने से पहले तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, और सबसे बड़ी बात मेरी बीबी के लिए तुम लोगों ने जो कुछ भी बोला है जिंदगी में दोबारा बोलने की सोचना भी मत। माँ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। पारुल तो अपनी तरफ से पीछे हट रही थी, पर अब मैं कहता हूँ कि पारुल यहीं रहेगी, उसका भी इस घर पर बराबर का हक है। देखते हैं कौन क्या कर लेगा। और रही बात इस घर को हड़पने की, तो साले साहब किस दुनिया में जी रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि पारुल के पास तुमसे कहीं ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी है? वो इस तरह के 4 घर खरीद सकती है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे इस घर को हड़पने में अपना दिमाग लगाएगी? ये सब तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों के दिमाग में होता है। अब तुम लोग सुनो, मेरी पत्नी और अपनी माँ का जितना अपमान करना था तुम लोगों ने कर लिया। अब अगर चाहते हो कि और ज्यादा बात ना बढ़े तो चुपचाप अपनी माँ और मेरी पत्नी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारी माँ ने जो फैसला लिया है उसमें हम उनके साथ रहेंगे। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ना ही हमें तुम्हारी कोई संपत्ति चाहिए। और हाँ, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपना अलग घर खरीद सको। तो ये मत सोचना कि मैं अपने पैसों का गुमान दिखा रहा हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हारी असलियत दिखा रहा हूँ। तो ये घर तुम्हारे लिए कितना जरूरी है ये भी तो तुम जानते ही हो। तुम्हारी पत्नी को 2-4 दिन किसी के लिए खाना बनाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई कि बात यहाँ तक बढ़ गई। ननद अगर भाभी के लिए करे तो वो ननद का फर्ज है, और यदि भाभी को ननद के लिए करना पड़ जाए तो भाभी के लिए बोझ है। वाह भाई, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे नियम। पारुल की बेवकूफी है कि वो सबके बारे में इतना सोचती है, नहीं तो आज के जमाने में सब अपना अपना लेकर चलते हैं। और ये भी पारुल की बेवकूफी है कि इतनी देर से वो तुम लोगों की बकवास सुन रही है। अगर उसकी जगह मैं होता तो 2 मिनट नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बीबी और मेरे बच्चे से बढ़ के कोई नहीं है, और इनका अपमान मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुमने तो मेरी बीबी के साथ साथ अपनी माँ का भी अपमान किया है। तुम दोनों तुरंत मेरी बीबी और अपनी माँ से माफी मांगो, नहीं तो इस घर से चले जाओ, जैसा कि माँ जी ने बोला है। और इसमें मैं माँ जी के साथ हूँ। पारुल के भाई भाभी को समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने ज्यादा कर दिखाई तो उनका अपना नुकसान है। उन्होंने चुपचाप अपनी बहन और माँ से माफी मांग ली। इसके बाद पारुल के पति ने बोला, पारुल चलो, हमें अपने घर चलना है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मम्मी को मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ। साथ में 1 हफ्ते के लिए एक नर्स भी रहेगी और डॉक्टर हर दूसरे-तीसरे दिन आकर चेकअप कर लेंगे और जरूरी दवाइयाँ दे देंगे। अब तुम्हें अस्पताल और घर में दौरा भागी नहीं करनी पड़ेगी। तुम घर से ही माँ की देखभाल कर सकती हो। तो चलो जल्दी घर चलो, मैं माँ को अस्पताल से लेकर आता हूँ। तुम तब तक घर पर माँ के लिए तैयारी करो और उनका रूम ठीक करो। और उसके बाद पारुल के पति ने अपनी सास से बोला, माँ जी
आप ये मत समझिए कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा और पारुल का आपसे कोई मन मुटाव है। मैं आज भी आपका दामाद हूँ और हमेशा रहूंगा। आपको जब भी जरूरत पड़े बस एक फोन कीजिएगा, मैं और पारुल हाजिर हो जाएंगे। आप कभी खुद को अकेला मत समझिए। आपका ये बेटा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा और आप बीच में आकर हमारे घर रह सकती हैं, क्योंकि बेटी का भी फर्ज है माँ की सेवा करना। आप ये मत सोचिए कि बेटी के घर कैसे जाऊं। आपको तो पता ही है मेरी माँ का नेचर, उन्हें बहुत खुशी होगी आपके आने से। पारुल के माँ ने बोला, हाँ बेटा मुझे पता है, पर मैं तुम्हारी माँ जैसी भाग्यशाली नहीं हूँ। ना मुझे ऐसी औलाद मिली, ना मुझे ऐसी बहू मिली जिसे 2 दिन ननद को खाना खिलाना भारी पड़ गया। उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलो तुम लोग अब जाओ, तुम्हें अस्पताल में समधन जी को लेकर घर आना है। मैं आती हूँ कल उनसे मिलने। और हाँ, तुम लोग कोई चिंता मत करना, इस घर के मालकिन मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।